नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और स्मार्ट खेती में आज हम बात करेंगे कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, किसानों की आमदनी ऐसे बढ़ेगी, वो कौन कौन से बिंदु होंगे, उन सब चीज़ों पर ये चर्चा, ये बातचीत होगी। मैं आपको बता दूं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में विशेषतः दुनिया भर में औद्योगिकरण शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी पूरी होते होते ये औद्योगिकरण अपने सैचुरेशन पर है और आज पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हो रही है कि अभी जो हमारी हरित अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस नहीं हुआ है। अमेरिका में तो बाकायदा ग्रीन इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिले 2 साल पहले 2 वैज्ञानिकों को, और भारत में भी या दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चा, इनोवेशन, संशोधन, शोधन ये जारी है कि कैसे हम खेती में इन्वेस्ट करें, खेती को किस तरह से हम एक मॉडल फार्मिंग में कन्वर्ट करें ताकि उसमें जो अनिश्चितताएं हैं वो समाप्त हों और हमें निश्चित आय प्राप्त हो सके। और इस सारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जो मेहमान आज यहाँ पर हैं, आप महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह, प्रोफेसर केपी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामवीर जी। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस चर्चा को मुझे लगता है कि हमें यहाँ से खोलना चाहिए कि मुझे याद आता है हिसार विश्वविद्यालय में आप कुलपति थे और आपने 150 एकड़ ज़मीन को, जो बंजर पड़ी थी करीब करीब, जो दलदली थी, उसको पहले आपने डेवलप कराया। उसके बाद उसमें मशीनरी और उसमें उसका मैनेजमेंट, ये दोनों जो विश्वविद्यालय का स्टाफ था उसके जिम्मे लगाया और वो ज़मीन के को पार्ट्स बनाकर अलग अलग खेत आपने किसानों को अलॉट किए। किसानों ने उस पर अपनी मेहनत, अपना जो जज्बा है वो दिखाया और उसमें से उसका जो नतीजा है वो क्या निकला, क्या सफल प्रोजेक्ट था, और क्या अगर वो सफल और सैंपल प्रोजेक्ट था एक यूनिवर्सिटी का, तो क्या देश में आप इस इनिशिएटिव को सरकारी स्तर पर, असरकारी स्तर पर, कॉरपोरेट लेवल पर ये आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और बढ़ाया जाना चाहिए तो किस फॉर्मेट में बढ़ाया जाना चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारी चर्चाएं इस पे होती भी रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम मौजूदा व्यवस्था में किसान की स्थिति को समझें। किसान बेस्ट मैनेजर है, वो डेडिकेटेडली काम करते हैं और अच्छी भावना से काम करते हैं, देश को फीड करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो वो है कि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सिचुएशन में नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों को देखने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसा एक मॉडल हम लोगों ने सोचा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके विश्वविद्यालय एक ऐसा हाई प्रिसिशन एग्रीकल्चर फार्म डेवलप करे जिसमें सिंचाई की, माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था से लेके गुड प्लांटिंग मटेरियल, अच्छे बीज, अच्छी खाद, सबकी व्यवस्था हम करें और किसान अपनी स्किल से अपने अलॉटेड जगह में खेती करे और खेती का जो प्रोडक्शन आता है उसका एक हिस्सा वो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की उसमें वापस कर दे और बाकी से वो अपने परिवार को चलाए। इसमें बहुत सारे किसान आगे आए और क्योंकि वो दीनदयाल उपाध्याय ऑर्गेनिक फार्म था, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। ठीक ठाक आमदनी किसानों की हुई। हालांकि उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया और कोरोना आने के बाद से फिर सारी चीज़ें रुकी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे किसान स्किल्ड हैं, हमारे किसानों को मैनेजमेंट करना आता है, उनके अंदर डेडिकेशन है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और पैदावार होने के बाद उनको उचित दाम नहीं मिलता और फिर वो अपने मन से सेलेक्ट करते हैं कि किन फसलों पे, किस चीज़ों पे उनको जाना है और फिर उसी पे स्ट्रेस करके वो दबाव बनाते हैं कि साहब हमें इसका दाम बढ़ाओ और ज़्यादा दाम पे हम। उनकी बात अपनी जगह ठीक है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, अगर मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, जहाँ सरकार और किसान मिलकर खेती करते हैं।
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देती है और किसान उसे आगे बढ़ाते हैं। न्यूजीलैंड जैसे देशों को शायद मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे देश हैं और उनके यहाँ क्योंकि फार्म बहुत बड़े बड़े हैं और वो संपन्न किसान हैं, उनके पास संसाधन बहुत हैं, इसलिए वो ख़राब एटमॉस्फेयर में भी है। क्योंकि आप पश्चिमी देशों को देखें तो ओपन कल्टीवेशन तो वहाँ केवल 4 ही महीने संभव है, बाकी समय में तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। हमारे देश में क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसलों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं कहीं 3-3 फसलें भी लेते हैं और कहीं कहीं तो 4-4 फसलें भी किसान लेते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक तो जो खेती का मूल स्वरूप होता है कि मिल के खेती करना ताकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सके, वो थोड़ा कम हुआ है। और दूसरे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सरकार को आगे आना चाहिए। आपको ध्यान हो कि पहले भी हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेलें लगती थी या फिर प्राइवेट ट्यूबवेल भी जो लगाते थे तो उस पर 10-10, 20-20 किसान अपनी सिंचाई की व्यवस्था करते थे, फिर प्रोडक्शन भी होता था, रात दिन वो अपना जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सरकार को, कॉरपोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को आगे आना चाहिए। जैसे माइक्रो इरिगेशन को हम बढ़ाने की बात करते हैं, क्या हम 5,000, 10,000 एकड़ में सरकार या कॉरपोरेट सेक्टर आके माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम डेवलप करके और किसानों को पेमेंट बेसिस पे, फ्री नहीं, बिल्कुल पेमेंट बेसिस पे वो दे और कहीं उनको रखरखाव में कोई कमी है तो वो सिखाए और उसका वो पेमेंट लेता रहे, ऐसे मॉडल हो। इसी तरह से अच्छे गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स हम दे सकें, सीडलिंग्स दे सकें, बीज दे सकें अच्छे उनको, तो ये आवश्यक है। और जैसे खेती में सीइंग इज़ बिलीविंग, देख के ही आदमी को विश्वास आता है। हम लोगों ने डेवलप किया है एक्सटेंशन सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ डेवलप हुआ तो उसमें फील्ड ट्रायल्स हैं और हमारे किसान मेले हैं, छोटी छोटी एग्जीबिशन है, लेकिन बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है। तो बहुत सारे किसान बहुत सारी चीज़ों को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। कुछ ऐसे अच्छे एग्रीटेक फार्म, एग्रीटेक पार्क डेवलप होने चाहिए जहाँ उन्नत प्रकार की कृषि का पूरे साल डेमोन्स्ट्रेशन हो, जो किसानों के लिए सीखने का एक बड़ा स्टेशन बने, साधन हो, और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी हो, अच्छे बीज पैदा करने का, यूज करने का डेमोन्स्ट्रेशन का भी सिस्टम हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी हो, कोस्ट कटिंग कैसे हो, हम अपनी कीमत कैसे कम करें, और मार्केटिंग की भी स्ट्रेटेजी हो। एक दूसरे सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि जैसे ही किसी एक फसल का अच्छा दाम मिलता है तो अगले साल किसान उसी पे चले जाते हैं और फिर उसका एकदम से दाम कम हो जाता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है कि अगले साल हमें कितना गन्ना चाहिए, इससे ज़्यादा गन्ना हम नहीं बोएं, इससे ज़्यादा हम गेहूं नहीं बोएं, इससे ज़्यादा प्याज हम नहीं बोएं, इस मौसम में इतना प्याज। एक रेगुलेटरी की जरूरत, एक रेगुलेटरी सिस्टम हो और किसानों को पता हो, और उनके यहाँ हम लोगों का मैपिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इससे ज़्यादा ये नहीं, अदरवाइज कॉस्ट कम मिलेगी। और प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए हमारे कॉरपोरेट इंडस्ट्री सेक्टर को, सरकारों को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम अच्छी कीमत नहीं दे सकते। जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, कहीं कहीं डिसीज़ की प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि किसान के अपने बस की बात नहीं है। वो तो अपने आप में ही इतना बिजी है कि वो खेती कर ले और अपने परिवार का पालन कर सके, वही उसके लिए पर्याप्त। मैं डॉक्टर साहब देश भर में जब खेती को समझने के लिए घूमा, मैं करीब 24-25 राज्यों में गया हूँगा, और मैंने ये समझा, मैंने एक किसानों को देखा, उसको खेत पे करते हुए देखा। उनका ये दावा था कि भाई अगर आप 20 लाख रुपया 2 एकड़ ज़मीन में लगाते हैं, 1.5 एकड़ ज़मीन में भी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 1 लाख रुपया पर मंथ जो है किसान आय के रूप में ले सकता है। ये तरीका है, उसने अपने यहाँ दिखाया। परंतु जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात की, 20 लाख रुपए का निवेश करना किसी किसान के लिए, कम से कम 1, 1.5 या 2 एकड़ के किसान के लिए ये संभव नहीं होता। इसमें सहजता से बैंक आगे नहीं आते हैं। इसमें
कहीं ना कहीं इस पर पॉलिसी लेवल पर कुछ बदल करने की ज़रूरत लगती है। और जब आगे आते भी हैं तो वो कहते हैं कि जरा 25% पहले आप अपना डालिए, तब हम 75% अपना डालेंगे। उतना भी प्रबंध नहीं उसके पास हो पाता है। नहीं, देखिए बैंकिंग सिस्टम तो प्रो फार्मर पॉलिसी जो है बैंकिंग सिस्टम की, वो शायद लैग कर रही है। नहीं, बिल्कुल, चाहे फसल बीमा हो या दूसरी व्यवस्था हो, वो प्रो फार्मर तो होना ही पड़ता। और देखिए खेती एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और वेदर डिपेंडेंट है, और बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं, सौभाग्य से इस समय पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण है जिसमें सुरक्षा का वातावरण है। बिल्कुल। और उस तरह की चोरियां, उस तरह की ट्यूबवेल में डकैतियां या लूट खसोट काफ़ी मिनिमाइज हुई है और आसानी से लोग अपनी खेती करने की तरफ बढ़े हैं, इसलिए उम्मीदें भी ज़्यादा जगी हैं। लेकिन फाइनेंशियल मजबूती किसान को फ्रीडम देने का एक जो सिस्टम है, जब हम कोशिश करते हैं कि हम आड़ती सिस्टम को ख़त्म करें, तो हमारी जो परमानेंट अच्छी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, चाहे उसमें कॉरपोरेट सेक्टर हो चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, इसको हम अच्छा मजबूत करेंगे तभी उनको वहाँ से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज़ तो वो उन पे डिपेंडेंसी उनकी बनी रहेगी और वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कब पैसा देना है और कितना पैसा लेना है, तो किसान नहीं निकल पाता है। बरसात आएगी तो पौध, जो धान की पौध है वो लगा देंगे, जाड़ा आएगा तो गेहूं के दाने छिटक देंगे, या फिर समय आने पर ईख की बुआई कर देंगे, या अलग अलग जहां क्षेत्रों में जो भी उपज होती है ट्रेडिशनली। इसके अलावा कई बार ऐसा लग रहा है कि अगर खेती को उद्योग की तरह देखना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वरना तो सिंपल बीज से काम चल ही जाता है, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेहनत से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप उसे इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आप उसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ ट्रिलियन उसका भी पोर्शन जोड़ना चाहते हैं, तब उसमें उसे भी फीडअप करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा सिस्टम को चले हुए वर्षों हो गया और वर्षों बाद भी हम ऐसा पाते हैं कि जहां हमारा किसान पहुंचना चाहिए था या हमारा जो ग्रामीण आंचल है वो उसको जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये तो सही है कि जो कुछ चल रहा था वो उचित नहीं था। अगर उचित नहीं है तो उसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए, पॉलिसी लेवल पे क्या परिवर्तन होना चाहिए, उनको मजबूती कैसे देनी चाहिए, तो इस पे सब चीज़ों पे विचार मंथन होना चाहिए। और विचार मंथन में दो चार जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए। देखिए, किसान ऐसा होता है कि अगर वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भी अगर किसी अच्छी भैंस को देखे आता है या अच्छी गाय को देखे आता है या किसी अच्छे बुल को देखे आता है या अच्छी फसल देखे आता है या नया बीज देख के आता है, तो उसके मन से वो बात जाती नहीं है, तो वो देख के बड़ा विश्वास करता है। इसलिए अच्छे डिमोन्स्ट्रेटिव पूरे साल भर के लिए एग्रीटेक पार्क हमें डेवलप करने चाहिए हर आंचल में, हर तरह की सिचुएशन में, क्लाइमेट चेंज में, और वहाँ से हम लोगों को वो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का काम करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, बहुत सारे ICAR के संस्थान भी बने हैं। इसके लिए शायद किसानों का इंक्लूजन उसमें ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आप ही सब चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप देखते होंगे कि सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन हो रहा, अच्छे से हो रहा है, वर्चुअल ग्राफिक्स के द्वारा हो रहा है, अच्छी तरीके से उनको ग्राफिक वे में दिखाने की जरूरत। लेकिन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है किसान के लिए, कौन सी फसल की क्या पैकेज प्रैक्टिस, वो एक रूटीन वे में ही कहीं कहीं छप भी रही, कहीं कहीं छप भी नहीं रही। तो उनको जो कंटेंट जाना चाहिए, कंटेंट वो ऑनलाइन गूगल से उठा भी रहा है, जहाँ से भी उठा रहा है, लेकिन वो विदेशी होता है या उसको समझ में नहीं आता है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, कहीं भाषा का फ़र्क होता है। तो हमें अपनी आंचलिक भाषाओं में इस तरह के अच्छे डिजिटल कंटेंट भी बनाने चाहिए। सीड टू सीड धान का अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो ये एक वीडियो है या फिर एक डिजिटल ग्राफिक्स है, वर्चुअल है। आपको अच्छा और चार्ट डेवलप करना, हाई डेंसिटी और चार्ट बनाना है तो ये एक वीडियो है। इस तरह की कुछ चीज़ों को हम लोग करें और उनको पॉपुलर करें, ये आवश्यक है। बहुत सारे दुनिया में चेंज हो जाते, किसान को पता ही नहीं है। तो आवश्यकता है कि उसको अवेयर करें, उसको स्किल करें, ताकि, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ किसान
हमेशा जाता रहे, देखता रहे, कोई कमी हो तो वहाँ जाता रहे। इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन बने थे, लेकिन इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने के साधन मात्र है। वहाँ एजुकेशन दी जा रही है, एक्सटेंशन प्रोग्राम में वो कोशिश करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वहाँ से संभव नहीं है अवेयरनेस को। जितनी तेज़ी से दुनिया बदली है, जितनी तेज़ी से हाईटेक एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर बदल रहा है, उतनी तेज़ी से इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि कॉरपोरेट सेक्टर विशेष रूप से आगे आए और वो अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन एक जगह, आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, उसके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हो तो, और हर आंचल में इस तरह के एग्रीटेक पार्क डेवलप हो, तो मेरे ख्याल से किसान अवेयर होगा। और जब उसको देखिए पैसा कहीं भी मिलेगा, बिल्कुल, आदमी तुरंत जगह बनाता है, तुरंत ढूंढता है। तो किसान कोई सूरत नहीं कि अगर रिन्यूमरेटिव खेती होगी, पैसा मिलने वाली खेती होगी, तो वो उसमें काम करेगा। डॉक्टर साहब, मैं कल की ही बात करूं, मुझे एक नौजवान ने बताया कि उसने PMEGP के थ्रू 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसने केवल उसकी किस्त जो है करीब 17,000 रुपये के आसपास बनी और मात्र 4 भैंसों के 15 दिन के दूध से उसकी किस्त चली जाती है। चूँकि उसका जो गोबर है उसको उसने बायोगैस में वहीं अंडरग्राउंड एक कन्वर्ट कर दिया, उसी की जो स्लरी है वो पानी के साथ मिलकर के खेतों में चली जाती है, तो उसके खेत में चारों तरफ चारा बहुत सघन रूप में और बहुत पौष्टिक चारा उसके यहाँ उग जाता है और उसी चारे को वहाँ से काट कर वहाँ पर खिलाता है और उस सब से उसकी जो फीड कॉस्ट है वो भी कम आने लगी है। तो मैं देख ही रहा हूं कि संभावनाएं बहुत हैं। मतलब अगर अच्छा मॉडल हो, अच्छे ऑब्जर्वेशन में हो, कृषि वैज्ञानिक उसमें सपोर्ट करें, वहां KVK में जो स्टाफ है वो अगर वहां पर साथ में जुड़कर काम करे तो कहीं से भी किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखाई देती है। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी लग रहा है। ये 10 से 20 लाख रुपए में एक छोटा किसान अपने आप को स्टैंड अप करने की कैपेसिटी में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए 3 स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार है, किसान है, प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं, जिनके पास पैसा है। तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। वो मॉडल एक डेवलप करने की बात है कि कॉरपोरेट सेक्टर भी कोई चैरिटी बिल्कुल नहीं, हालांकि चैरिटी हम उसको उस सेंस में नहीं कहेंगे कि किसान इको सर्विसेज तो दे रहा ना, आखिर किसान नहीं होता तो जितनी भी आप अच्छी ऑक्सीजन आप पाते हैं, जितनी ग्रीनरी आप पाते हैं, जितना वेजिटेशन आप पाते हैं, पूरे साल पाते हैं, जून में भी पाते हैं, मई में भी पाते हैं, आपको अच्छा फील होता है, कई जगह जगह फ्लावर्स खिले, ये इको सर्विसेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसान सोसाइटी को देता है। तो उसको भी कुछ न कुछ वापस मिलने की स्थिति हो। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार ने शुरू की है। वो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि उसकी अच्छी इको सर्विसेज जो बिना पैसे के वो सोसाइटी होता है, उन्हीं का सम्मान है। तो इस इको सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए। दूसरे कोशिश करके, जैसे हमारे यहाँ कार्बन क्रेडिट कैलकुलेशंस, उनको कार्बन क्रेडिट मिलना, इस पर भी काम नहीं हो रहा है। इस पे भी काम नहीं हो रहा है। किसान को खेती के क्षेत्र में ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं आ रहे हैं जो कैलकुलेशंस करके और इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे क्लीन टेक फंड्स कार्बन क्रेडिट की कंपनियां आपको नेट पर तो बहुत दिख जाएंगी, लेकिन किसान को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ कैसे कैलकुलेशन नहीं कर रहे, क्या कैलकुलेशन। ऐसी भी चीज़ें आनी चाहिए और इको सर्विसेज को पहचान के किसान को कुछ न कुछ रिन्यूमरेटिव चीज़ें ऐसी मिलनी चाहिए इन एडिशन टू दियर जो प्रोडक्शन की कीमत उनको मिलती है। ये आवश्यक है। और देखिए किसान एक ऐसी चीज़ है, आप उसको ज़रा सा सहारा देंगे, वो दुगनी ताकत से आगे बढ़ेगा, 3 गुनी ताकत से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बिना सहारे के महसूस करता है कि भाई इससे तो बढ़िया है कि मेरे बच्चे कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले, शहर में चले जाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो फिर देश का प्रोडक्शन प्रभावित होगा और हमारी जो नहीं, ये हमने देखा भी डॉक्टर साहब कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो किसान जो है झुंझलाए हुए थे और प्रोडक्शन देश का बिल्कुल लो लेवल पर था। लेकिन देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो तुरंत उत्साह आया उनमें और उन्होंने उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया और देखते ही देखते देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब भी उन्होंने कर डाली। नहीं, आप देखिए गाँव में जाइए, आप तो किसान परिवार से जुड़े हैं, आप जाते हैं,
आप शहरों के लोग अपना कचरा बाहर डालने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन गांव में आप जाएंगे कि किसान अपना एक भी चीज़ घर से बाहर नहीं डालता, फूड वेस्ट से लेके सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता, क्योंकि उसको पता है कि मैनेजमेंट कैसे करना। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी इस ज़ील को, उसकी इस लगन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, थोड़ा पॉलिसी का सपोर्ट मिले और इंटरनेशनल लिंकेज होके उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिले। सारा मामला अर्थनीति का है। अर्थनीति का तो फिर वो क्लिक करेगा। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, और वो हज़ारों लाखों की संख्या में जिन्होंने इन चीज़ों को बदला है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको आर्थिक मदद मिली है, सहायता मिली है, और उन्होंने एक बुरे वक्त से निकल के और आज वो एक अच्छे सक्सेसफुल अच्छे किसान हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इवन हमारे देश का किसान खेती करने दूसरे देशों में जा रहा है, दूसरे देशों को खेती करना सिखा रहा। और एक चीज़ मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा, देश में किसानों ने सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। ऐसे लोगों को गाँवों में जो दूसरा धंधा करते थे, दूसरा काम करते थे, बढ़ई का काम है, सुनार का काम है और दूसरे काम है, बार्बर का काम है, जब उनके धंधे बंद हुए गाँवों में और उन्होंने फिर खेती का रुख किया, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, उन सब लोगों को खेती करना किसानों ने सिखाया, कैसे गन्ने की बुआई होती है, कैसे वो मदद करें। और सब लोग, कोई पशुपालन करता है, कुछ करता है, एक इकोसिस्टम बना है एक दूसरे की मदद करने का गांव में। इस बेहतरीन इकोसिस्टम को सोर्स बना के हमें देश को कंट्रीब्यूट कराना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कराना है। जो हमारे सामने चुनौती है उसे हम अवसर के रूप में कैश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, निस्संदेह, और इसमें कोई शक नहीं और कोई संदेह नहीं कि जो बड़ी समस्याएं थी देश की, चाहे वो सोशल स्टेबिलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो, कानून व्यवस्था हो, ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया। अब आवश्यकता है कि किसान को बूस्ट करके हम आगे बढ़ें और देश में इस दिशा में जो एफपीओ और एफपीसी जैसी पहल की गई हैं, उसमें आप कुछ और गति उसको दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, या कुछ आपको नीतिगत उसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत लग रही है? देखिए, क्या है कि मैं दोष भी नहीं देना चाहूँगा, हो सकता है कि वो वक्त की आवश्यकता हो, लेकिन चाहे एफपीओ हों, चाहे एफपीसीज हों, और चाहे किसानों की बात करने वाले एनजीओ हो या फिर कुछ संगठन हो, इस तरह की चीज़, वो मुखर तो हैं, कहने में मुखर तो हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन पे काम करने में मुखर नहीं है। जितने भी हमारे एफपीओ एफपीसीज बनते हैं, कहने को उसमें 1000 किसान होंगे, लेकिन एक्टिव आपको 1 या 2 ही मिलता है। इसके अच्छे उदाहरण महाराष्ट्र में कुछ अच्छे उदाहरण हैं, जैसे वहाँ क्रॉप बेस्ड उन्होंने क्लस्टर्स बनाए, अंगूर पैदा करने वालों का एक संगठन है, शहद पैदा करने वालों का एक संगठन है। तो इस तरह से क्रॉप बेस्ड उन्होंने संगठन बनाए हैं अपने। पूरा का पूरा गांव ही है, पूरा का गांव, शहद अच्छा का गांव। यहाँ भी कुछ अच्छे, हरियाणा में कुछ अच्छे हैं, पंजाब में कुछ अच्छे इस तरह के क्लस्टर्स हैं कि उन्होंने इस तरह का डेवलपमेंट किया। तो क्रॉप बेस्ड क्लस्टर्स एफपीसी, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रोसेसिंग बेस्ड है, या सॉर्टिंग बेस्ड है, या वैल्यू एडिशन बेस्ड है, इस तरह के एफपीओ एफपीसी बने, लेकिन उनके साथ खाली किसानों का नहीं, कोई ना कोई कॉरपोरेट सेक्टर, कोई ना कोई फाइनेंशियल मदद करने वाला एक कंपोनेंट उसमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो इनिशिएशन अच्छा कर सके। क्योंकि अच्छा गुजारा चल रहा है, बढ़िया परिवार चल रहा है, ये एक बात अलग है, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है या खेती एक ऐसा धंधा है जो रिन्यूमरेटिव है, जिसमें पैसा है। ये सोच डेवलप करना बेहद ज़रूरी है, ताकि किसान और उनके परिवार इसको छोड़ के नहीं भागें और इसमें जुड़ें और इसमें कहें कि यहाँ भी सम्मान के साथ जिया जा सकता है, अच्छा जीवन बिताया जा सकता है, अच्छी बच्चों की पढ़ाई की जा सकती है। और आजकल तो शहर के पढ़े हुए लोग, विदेशों तक पढ़े हुए लोग
यहाँ इनोवेटिव खेती करने खेती के अच्छे मॉडल डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे किसान क्यों नहीं कर सकते? आवश्यकता है कि उनको एक्सपोजर दिया जाए। ये जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की व्यवस्थाएं अभी हैं संस्थानों में, 3 दिन का किसान मेला लगा दिया, या कहीं छोटी मोटी कृषि प्रदर्शनी लगा दी, या कहीं 2, 4, 10, 20 FLDs कर दिए, फील्ड ट्रायल्स कर दिए, ये सफिशिएंट नहीं है। एक्सपोजर को एक्सपेरिमेंट लेवल तक ले जाने की जरूरत है। बड़े सिस्टम्स डेवलप करने की एग्रीटेक पार्क जैसी व्यवस्थाएं बने, ताकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग जाएं, सीखें, देखें और अपना डेवलपमेंट करें। वहाँ से आइडिया भी क्रिएट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसान कैसे आमदनी बढ़ाएं, इस सब को लेकर के जो आपने अपने कुछ सूत्र, कुछ गुर जो है किसानों को भी दिए, जो देश के नीति नियंता हैं उनके सामने भी कुछ जो दृष्टि है वो आपने रखने की कोशिश की। इस सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो है यहाँ पर सीधे तौर पर समझ में आती है कि जिस तरह से हमने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, खेती में भी उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये दृष्टि किसान को भी रखनी होगी, ये दृष्टि जो सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट करनी होगी। ये दृष्टि अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो देश का जो खेती का ढांचा है वो देश की अर्थव्यवस्था में उसकी रीढ़ की हड्डी बन सकता है और उसे स्थायी तौर पर मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़ा कर सकता है। तो फिलहाल स्मार्ट खेती में आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।